तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जिन्हें हम यहाँ डील करने वाले हैं। और ये बहुविकल्पी प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी माध्यम के लिए हैं। आप इंग्लिश में मैं बोल दूंगा, अगर कोई यहाँ पर बालक ऐसा है जो इंग्लिश मीडियम का है तो वो भी इसे देख सकता है। मैं बीच बीच में टर्म को इंग्लिश में बोल दिया करूंगा। दूसरी बात, ये बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम्स में 1 मार्क्स के आते हैं। और हमने जो पहला चैप्टर यहाँ पर लिया है दैट इज विद्युत आवेश तथा क्षेत्र मींस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इसमें पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया इलेक्ट्रॉन का आवेश और उसकी संहति का अनुपात। इलेक्ट्रॉन का आवेश और उसकी संहति। यहाँ पर एक वर्ड आपको बच्चों दिया है संहति। संहति का मतलब होता है मात्रा। क्या होता है? और फिजिक्स में मात्रा मेजर करने के लिए, मापन करने के लिए हम एक वर्ड लेते हैं क्या? द्रव्यमान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं भाई मास। और आवेश का मतलब आप जानते हो चार्ज, यानी चार्ज और मास का अनुपात यानी रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो वो हमसे बेसिकली पूछ रहा है E/m। क्वेश्चन नंबर 1 है E/m कितना होगा। तो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कि होता है चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी मास होता है 9.1 10⁻31 केजी। खत्म हो गया सवाल। तो E/m का रेशियो हो जाएगा 1.6 10⁻19 कूलम डिवाइड बाय 9.1 10⁻31 केजी। आप इसे सॉल्व कर लें, आपका आंसर आपके हाथों में। लेकिन एक मिनट, अब आप इसे सॉल्व करने बैठोगे तो काफी समय लग जाएगा आपको, क्योंकि भाई पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे। 16/91 को आप सॉल्व करोगे तो काफी आपको समय लगने वाला है। तो मैं इसके लिए एक ऑब्जेक्टिव ट्रिक बताता हूं आपको। ठीक है, क्या करेंगे भाई साहब? एक चीज याद करनी पड़ेगी आपको। क्या? घूर्ण चुंबकी अनुपात। और सर ये क्या वाला है? इससे बढ़िया तो हम यहाँ कैलकुलेशन ही कर लेंगे। अरे रुकोगे भाई 2 मिनट। घूर्ण चुंबकी अनुपात इंग्लिश में से बोलते हैं जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या बोलते हैं? जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। जाइरोमैग्नेटिक रेशियो होता है E/2m। क्या होता है? E/2m दैट इज 8.8 10 कूलम पर केजी। भाई 8.8 जैसा लग रहा है, याद नहीं होते थे परमिटिविटी में भी ऐसे दिखाता है 8.85। तो 8.8 याद रखो। ठीक है, 8.8। अब मेरे को चाहिए क्या? मेरे को चाहिए भाई E/m। तो यहाँ से E/m आप निकाल लो। ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगानी है। देखो आपको क्वेश्चन आता है ये मैटर नहीं करता है, ऑब्जेक्टिव में मैटर करता है आप उस क्वेश्चन को कितनी एक्यूरेसी के साथ और कितने जल्दी सॉल्व कर लेते हो, ताकि ऑब्जेक्टिव आपका समय ना खाए। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पूरा एक्सप्लेन करके आपको दूंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे हो सकता है थोड़ा समय लग जाए। अगर आप मेरे एक्सप्लेन करने से पहले ही उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करें और तुरंत लगाएं। ओके, तो दैट इज E/m की वैल्यू हो जाएगी 2 × 8.8 10⁻10 कूलम पर केजी। ओके, कितना हो गया? 8 दूनी 16, क्योंकि हिंदी माध्यम की क्लास है तो हिंदी में मल्टीप्लाई 8 8 2 16, 8 दूनी 16 और ये हो गया 8 दूनी 16 17 की पावर 10 की घात 10 हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कोई 10 की पावर 10 की जैसे नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट के बाद लगाते हैं। तो 17.6 क्वांटिटी छोटी होगी तो पावर 1 बढ़ जाएगी, दैट इज कूलम पर केजी। कुछ किससे मैच हो रहा है? पहला वाला 1.77 है, वो 1.77 है। लगभग 1.6 क्योंकि हमने शॉर्टकट मेथड अप्रोच लिया है, तो लगभग कौन वाला है? इसके अलावा 1.77 के अलावा और कोई इसके नियर अबाउट नहीं, तो यही तुम्हारा आंसर है। क्योंकि भाई इसके बाद के भी नंबर्स होते हैं जिनको राउंड ऑफ किया गया है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन फर्स्ट सही हो गया। जल्दी से आप इसकी स्क्रीनशॉट लो या नोट कर लो। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओके 1 2 3 हटाते हैं इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर महाराज आप अपनी बच्चों के लिए स्क्रीन पर लगा दीजिए। 1 2 3। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ER की मतलब सॉरी एप्सिलॉन R की यूनिट। एप्सिलॉन पता है ना, सॉरी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है ना। SI मात्रक पूछ रहा है, SI मात्रक एप्सिलॉन नॉट वैद्युतशीलता का। तो वैद्युतशीलता आपने पढ़ रखी है क्या? आप वैद्युतशीलता पढ़ते हैं यहाँ पर कूलम के नियम में। तो कूलम का नियम क्या था? याद करिए, कूलम के नियम से। ओके, कूलम के नियम में आपने पढ़ा था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। हमें तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए, तो इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक वैल्यू हो जाएगी F Q1 Q2/r²। अगर मात्रक चाहिए किसका? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, SI मात्रक, तो क्या हो जाएगा? इन सब का SI मात्रक लिखना पड़ेगा आपको। 1/4
समय का कोई नहीं होता, कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी एसआई मात्रक होती है न्यूटन, तो मैं हिंदी मीडियम न्यूटन, ओके, इनटू इसका होता है कूलाम, और इसका भी होता है कूलाम, तो कूलाम का, और ये होता है मीटर, दूरी है ना, चार्ज से चार्ज के बीच की दूरी होती है, तो दूरी का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो अब भैया क्या बन गया आपका कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कौन सा मैच कर रहा है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पे पहले ही, ओके, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 मैच कर गया, टिक करिए, आगे बढ़िए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी साल आया हुआ है, ठीक है, आप भी देख सकते हैं, मैं भी इधर अपनी स्क्रीन पे देख सकता हूं, ठीक है, काफी बार ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, हटा दूं, ओके। अगला क्वेश्चन, हाँ ये मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, अपना माजे अपना काम याद रखिए, टका, ओके। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है दो समान आवेश q, q जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश q डैश रख दिया जाता है, यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो तो q डैश का मान क्या होगा, मतलब ऐसा समझो, एक चार्ज ये है q और एक चार्ज यहाँ पर है q, समझना मेरी बात, ये दोनों एक जैसे हैं, इसके मिड पॉइंट यहाँ पर एक नया चार्ज रख दिया जाता है q डैश, और बताना ये तो ये q डैश की वैल्यू क्या रखिए कि ये सब संतुलन में हो जाए। संतुलन का मतलब कभी बोलते संतुलन में हो जाए, मतलब नेट फोर्स किसी भी चार्ज पर जिस पर कहा जा रहा है कि संतुलन में, तो उस पर 0 हो जाए, मतलब यहाँ पर पूरा निकाय संतुलन में है, यानी अच्छा देखना, इस चार्ज पर ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा होगा, हाँ सर बिल्कुल लगा रहा होगा, ये वाला भी लगा रहा होगा, हाँ बिल्कुल, ये वाला इस पर भी लगा रहा होगा, हाँ सर लगा रहा होगा, ये वाला इस पर भी लगा रहा होगा, हाँ सर लगा रहा होगा, क्या ये वाला इस पर लगा रहा होगा, हाँ सर लगा रहा होगा, ये भी इस पर लगा रहा होगा, हाँ, लेकिन जब सब एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, ना ये इससे दूर जा रहा है, क्योंकि दोनों एक जैसे चार्ज है ना, तो रिपल कर जाने चाहिए, नहीं कर पा रहा है क्योंकि बीच में ये बैठा है। अच्छा एक बात सोच के बताना, ये दोनों एक जैसे चार्ज है ना, q और q, तो अगर मैं उसको रेफरेंस मान लूं, थोड़ी देर के लिए इसको रेफरेंस मान लूं, क्या ये वाला इस पर सेम चार्ज होने की वजह से आपको पता सजातीय चार्ज आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्शन देते हैं, तो क्या इसको रिपल नहीं करेगा, हाँ सर रिपल करेगा। विद सम फोर्स, चलो मैं मान लेता हूं ये चार्ज नंबर 1 है, ये चार्ज नंबर 2 है, और ये हमारा चार्ज नंबर 3 है, तो क्या फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2 ऐसा लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये इसको रिपल कर रहा है ना, हाँ बिल्कुल। चलो इनके बीच की दूरी कुछ मान लेते हैं, चलो मैंने मान लिया इनके बीच की दूरी है r, क्या मान लिया r है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी भाई साहब, मिड पॉइंट पे रखा है तो r/2 हो जाएगा। क्या ये वाला इस पर नहीं लगा रहा होगा, हाँ बिल्कुल लगा रहा होगा। अगर मान लेते हैं कि पहले बार में हमने इसको सजाती में प्लस और प्लस माना, तो मैं इसको प्लस मान लेता हूँ, क्या ये प्लस प्लस से फिर से रिपल्शन नहीं देगा, क्या ये इसको रिपल नहीं करेगा, हाँ करेगा। तो एक बात बताइए, जब दोनों ही चार्ज इसको रिपल करेंगे तो ये निकाय संतुलन में कैसे होगा, ये तो उधर भाग जाएगा ना, तो जाहिर सी बात है अगर ये वाला इस वाले आवेश को रिपल कर रहा है तो ये वाला इस वाले आवेश को अपनी तरफ खींचे, उसके लिए इसको कैसा होना पड़ेगा भाई साहब, नेगेटिव। पहली बात तो पता चल गई सर क्या, कि q डैश की वैल्यू नेगेटिव यानी ऋणात्मक होनी चाहिए, ओके ओके ओके। अब लगाते हैं आवेश का निकाय, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा प्लस से और माइनस में आकर्षण, तो ये वाला आवेश इसको क्या करना होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो इस पर जो 1 पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू 3 वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और मैंने बोला ये आवेश निकाय में है, सारे आवेश निकाय में, अगर सारे आवेश संतुलन में, तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा 0, तो इस पर नेट फोर्स होने का मतलब 0 तभी होगा जब ये फोर्स इस फोर्स के बराबर, यानी F12 का मान F13 के मान के बराबर हो जाए। और फोर्स निकालने का सबसे आसान तरीका कूलम का नियम क्या होता है, K Q1 Q2 by r², तो फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 by r²। लगाते हैं इसके लिए F12 के लिए, किससे कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, तो K Q1 मतलब Q, Q2 मतलब Q by r² मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, ओके। इसमें लगाते हैं K Q1 मतलब Q और ये लगा रहा है Q3, तो यहाँ पर आ जाएगा Q डैश अपॉन में इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी हो गई r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया सर, बहुत बढ़िया। K Q² by r², ये हो जाएगा K है ना, एक काम करो Q से Q काट दो, K से K काट दो, ओके। Q से Q काट दिया, K से K काट दिया, तो क्या बचा Q by r², और ये बचा Q डैश by r², 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये 4 चला जाएगा ऊपर, ये 4 चला जाएगा ऊपर,
ओके, अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर फिर हो गया। तो यहाँ से हमें बचा क्यू डैश निकालना है। क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगी क्या, क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगी है ना क्यू बाई, एक मिनट रुकिए कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं सही तो है। क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाई 4, क्यू डैश की वैल्यू हो गई क्यू बाई 4। लेकिन अभी बताया क्यू डैश कैसा होना चाहिए, अतः क्यू डैश बराबर माइनस का क्यू बाई 4। ऐसा कोई ऑप्शन है, मैं स्क्रीन पे अपने देखता हूं, ऐसा कोई ऑप्शन है माइनस क्यू बाई 2 माइनस क्यू बाई 4, हाँ सेकंड वाला ऑप्शन सेकंड। समझ में आया ना, दोनों फोर्स को बराबर किया और क्यू डैश की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ क्यू निकाला। लेकिन यहाँ तो हमारा आंसर पॉजिटिव है, लेकिन मैंने पहले बताया कि दोनों का नेचर विपरीत। अगर मान लो मैं वहां माइनस लेता तो ये प्लस में आता, तो यहाँ माइनस लेने का मतलब इसको प्लस में लिखने का मतलब, तो हमें उल्टा करना पड़ता। समझो यार, तो फिर भी आंसर ये आता, क्योंकि मैंने जब इससे इसको लिखा है तो मैंने विद चार्ट साइन मतलब विद साइन लिख दिया। क्यू डैश कैसा माना मैंने, माइनस, ओके, क्यू कैसा माना है, प्लस का कीवर्ड। नहीं कुछ बच्चे सोच रहे सर अगर यहाँ प्लस मानते इसको माइनस मान लेते तो आंसर तो प्लस में आता, ऐसा नहीं है। चार्ट को विद साइन लेना शुरू कर दो। इस वाले केस में हमने क्या लिया था, इसको माइनस, तो इन दोनों को प्लस लिया था, इन दोनों को प्लस लिया तो इसको माइनस लिया। अगर मैं इन दोनों को माइनस लेता एक जैसे तब भी तो होते, तो इसको प्लस लेता, तो यहाँ रख लो। इसको अगर माइनस लेते तो इसको प्लस लिया, अगर मैं इसको प्लस लेता तो इसको माइनस लेता, तब भी तो आंसर देखिए वही आता, माइनस का क्यू बाई 4। और अगर वैसे लेते कि इसको माइनस लिया है और इसको प्लस लिया है, तो ये माइनस हमने इधर भेज दिया। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप जैसे लेना, चार्ट को विद साइन आप डालोगे, कैसा विद साइन, तो आपका ये आंसर निकल के आएगा। ओके, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं हटा देता हूँ। 3 2 1। ओके, अगला सवाल आ गया, अगला सवाल आ गया। ठीक है, अगला सवाल ये है कि एप्सिलॉन आपेक्षिक गतिशीलता क्या होती है, यानी उसका फार्मूला आपको इन चारों में से बताना है। स्क्रीन पर है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट। समझिए आपेक्षिक गतिशीलता क्या होती है कि किसी माध्यम की जो गतिशीलता होती है वो हमेशा निर्वात की गतिशीलता से क्या होती है, ज्यादा होती है। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, किसी माध्यम की मतलब गतिशीलता का मतलब होता है कि वो आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स को कम कर दे, ऐसा गुण किसी भी मीडियम का। तो मीडियम में जैसे आवेश जाते हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाता है। जैसे मीडियम में आवेश, दो आवेश हवा में रखो, उनके बीच में फोर्स लगे, दो आवेशों को, उन्हीं दोनों आवेशों को उतनी दूरी पर तुम कहाँ रख दो, पानी के अंदर रख दो, तो उसमें फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। तो पानी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है, मीडियम के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसा गुण है कि वो उनके बीच में लगने वाले फोर्स को कम कर दे रहा है। तो कम कर दे रहा है यानी उसमें रोकने वाली क्षमताएं ज्यादा हैं, तो इस वाले गुण को हम बोलते हैं वैद्युशीलता। तो सबसे कम वैद्युशीलता कहाँ होगी, जहाँ कोई रोकने टोकने वाला ना हो, कोई पार्टिकल ही ना हो, कोई मीडियम ही ना हो, दैट इज वैक्यूम। यानी निर्वात की वैद्युशीलता सबसे कम होगी। उसके बाद माध्यम, कोई माध्यम हो, निर्वात से तो ज्यादा कुछ ना कुछ तो पार्टिकल होगा ना, उसके पास कुछ ना कोई प्रॉपर्टी होगी रोकने की। तो ये अब बात आती है कि माध्यम की वैद्युशीलता निर्वात से कितने गुना ज्यादा है, उसी को बोलते हैं एप्सिलॉन आर आपेक्षिक वैद्युशीलता। मान ले रहे 2 गुना ज्यादा तो इनटू में 2 कर दिया, 3 गुना ज्यादा इनटू में 3 कर दिया। इसी तरह एप्सिलॉन आर है जिसका एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या निकली, एप्सिलॉन एन बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर माध्यम की वैद्युशीलता को उन्होंने एप्सिलॉन से डिनोट किया है, तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर ए है, जो कि आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आया नहीं अभी तक, आ गया ठीक है, तो देखो इधर, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ता है। हाँ, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। मैंने देखा है कि अक्सर बच्चों के एग्जाम्स में बोर्ड का नहीं, मतलब प्री बोर्ड अभी जो चल रहे हैं उसमें पूछे गए हैं, बहुत से स्कूलों में ऐसे पूछे जा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, मतलब ठीक है। और जिनके प्री बोर्ड नहीं हुए अभी तक, होप के हो ही गए होंगे सबके यहाँ, और जिनके नहीं हुए तो उनके यहाँ आ सकता है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए, है ना। और बात करें तो बिहार बोर्ड के लिए भी सही सेम है। ठीक है, देखिए इधर पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब सॉरी इसमें क्वेश्चन क्या है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है। अच्छा, आवेशित करने का मतलब क्या होता है, आवेशित से मतलब ये एक बॉडी है, ये निरावेशित, मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बराबर। जैसे इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इस पर धनावेश आ जाता है,
और जैसे इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इस पर ऋणावेश हो जाता है। यही तो सिखाया है, यही तो बताया जाता है। तो इस पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ द्रव्यमान भी होता है। इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ द्रव्यमान 9.1 10 to the -31 आई बताया ना, कितना कितना 9.1 10 to the -31 kg इतना। अगर सोचिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है तो इतना द्रव्यमान कम हो गया होगा ना, और इसमें इतना इलेक्ट्रॉन आया तो इतना द्रव्यमान बढ़ गया होगा। यानी अगर हम बात करें धन आवेश, है ना, धन आवेशित बॉडी के लिए, धन आवेशित में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। देखिए धन आवेशित निकल रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर हम ऋण आवेशित की बात करें, ऋण आवेशित वस्तु की बात करें, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्याएं बढ़ जाती हैं, तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के पास इतना द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका द्रव्यमान भी बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होना चाहिए। किसी वस्तु को जब आवेशित किया जाता है, कैसा आवेशित किया जाता है ये नहीं बताया है, देख लीजिए कैसा आवेशित किया नहीं बताया, कि क्या वो धनावेशित किया जाता है या ऋणावेशित किया जाता है, तो नहीं बताया। धनावेशित में द्रव्यमान क्या हो रहा है, घट रहा है, ऋणावेशित में द्रव्यमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब भाई साहब आपका ऑप्शन अगर देखा जाए तो डी वाला हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है, बढ़ या घट सकता है। तो डी वाला ऑप्शन टिक करें, है ना, और आगे बढ़ लें। ओके, जल्दी से देख लीजिए इसको। कंप्यूटर महाराज को अपनी बातें पता है, कंप्यूटर महाशय को पता है कि कब कौन सा क्वेश्चन लाना है। जब तक आप नोट नहीं करोगे वो लाएंगे नहीं, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, बुला लें अगला क्वेश्चन, बुला लें। अच्छा ये नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बुला लें। 3 2 1 स्पाइडरमैन की तरीके बुला लें स्पाइडरमैन तरीके से। 1 2 3 आ जा, आ गया ठीक है, देखो आ गया नया क्वेश्चन आ गया। A + 1 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम के दो आवेश हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं। अब कितनी दूरी पर रखे हैं सर, कुछ दूरी पर रखे हैं, हमें क्या मालूम दोनों के बीच में दूरी कितनी है, ठीक है। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात निकालिए। दो आवेश हैं आपके पास, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। इसको सॉल्व करने से अच्छा है इसको ओरली आप कर सकते हो, है ना। क्या चीज देखिए ध्यान से। अच्छा एक बात बताइए, ये कुछ दूरी पर रखे, जैसे सपोज मैंने मान लिया r दूरी पर रखे, मैं अगर आपसे पूछूं कि q1 पर कितना बल लगेगा और q2 पर कितना बल लगेगा, तो आप कूलम्ब्स लॉ लगाओगे सिंपली कि F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना लगेगा, k q1 q2/r²। अगर मैं पूछूं F21 कितना लगेगा, यानी 2 पर 1 की वजह से कितना लगेगा, तब भी आप कहोगे k q1 q2/r²। अगर q1 q2 की आप वैल्यू डाल देते हो 4 1 जा 4, है ना, इसमें डालते हो 4 1 जा 4, क्या दोनों ही वैल्यू सेम नहीं आ रही है। अगर आप इनका अनुपात मारोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, इन दोनों को जैसे डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 1 अनुपात मतलब 1 अनुपात 1 ही तो आना चाहिए। और ये कोई बताने वाली प्रूफ करने वाली बात नहीं है, आपने कूलम्ब का नियम पढ़ा है कि ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। मतलब जितना फोर्स पहला चार्ज दूसरे पे लगाएगा उतना ही फोर्स बल दूसरा वाला पहले पे लगाएगा। तो जाहिर सी बात है दोनों पे परिमाण सेम होगा, तो जैसे ही परिमाण सेम होगा आंसर हमेशा सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमेशा 1:1 आएगा। तो ये आपका हो गया ये वाले सवाल का जवाब। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। टिक मारेंगे आगे बढ़ेंगे, टिक मारेंगे आगे बढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटा दें, हो गया स्क्रीनशॉट, हटाते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर, ठीक है। क्या बोल रहा है, आप अपनी स्क्रीन पे देखो यार, हम अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, लगने वाले बल का मान। ओके, अगर मान लो विद्युत क्षेत्र ये, मैं एक समान बना देता हूँ थोड़ी देर के लिए, एक समान विद्युत क्षेत्र ये है, ठीक है, और कट जाएगा थोड़ा सा इधर बनाइए, ओके बनाना, ठीक है। देखो इधर बनाता हूँ, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इस पर लगने वाले यात्री, आपने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, फिर उसके बाद आघूर्ण पढ़ा था, निकालने बल आघूर्ण। तो बल में यहाँ पर डायपोल बनाया था द्विध्रुव, तो द्विध्रुव में प्लस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जाते हैं, माइनस वाले पीछे। तो हर चार्ज पर क्या लगता है, विद्युत क्षेत्र में एक बल लगता है कि जो उसको क्षेत्र की दिशा में या विपरीत दिशा में ले जाने के लिए प्रयत्न करता है। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो क्षेत्र की दिशा में जाएगा, नेगेटिव होगा तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इस पर जो बल लगता है भाई साहब, उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था E = F/Q। तो यहाँ से बल का फॉर्मूला जो निकलेगा, जो कि बल ये रहा है ना, बल का फॉर्मूला जो निकलेगा F = Q × E। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है Q × E, पहला ही ऑप्शन है, ए वाला टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
ओके, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, अच्छा नोट करना है, अगर इसमें क्या नोट करना है, चल अगर मान लो पॉजिटिव होता, अगर इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं तो f वेक्टर बराबर प्लस QE वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। अब प्लस माइनस यहाँ कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस, समझे, विद साइन वेक्टर लेते हैं तो विद साइन लेते हैं। अगर प्लस हुआ तो E और F की डायरेक्शन सेम हो गई, माइनस हुआ तो E और F की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। यहाँ से ये बात प्रूव भी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल 8 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या। ओके, बहुत बढ़िया सवाल है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी का नाम कमेंट बॉक्स में देना। इस सवाल की क्वेश्चन क्या है? 8 कूलम आवेश है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो ये आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी, मैं ही बता देता हूं। आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी जिसमें बताया गया था कि क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो उसमें बताया था कुल किसी भी वस्तु पर या किसी भी पदार्थ वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का पूर्ण गुणज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें n ही निकालना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q अपॉन E, और Q की वैल्यू कितनी? अच्छा, E क्या होता है? E होता है भाई साहब, E होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो Q की वैल्यू हो गई 8 कूलम, Q की वैल्यू हो गई 8 कूलम, और ये हो गए 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कूलम से कूलम कट गया, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 16 पंचे 80। ओके, 16 पंचे 80, 5 माइनस 19 ऊपर जाके प्लस 19। ओके, तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई यूनिट नहीं, इतने इलेक्ट्रॉन आप ले सकते हो, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन है। ओके, अधिकतर क्वेश्चनों के पहले ही ऑप्शन आपके आ रहे हैं इसमें, पता नहीं क्यों। अच्छी बात है। 2015 में सवाल पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में 2015 में पूछा गया है सवाल। आवेश का विमा होता है, ये आपका नेक्स्ट सवाल है। थोड़ा मास्टर लेट कर गए क्या? थोड़ा नहीं, आ गया ठीक है। आवेश का विमा, ओके, आवेश क्या होती है? Q। ओके, तो Q बराबर Ne होता है फॉर्मूला, इससे तो विमा क्या बनेगी? नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, E की कूलम होती, वही बात हो गई, नहीं बने। तो एक फॉर्मूला आपने वो पढ़ा होगा, Q बराबर IT, कहां से आया? धारा से। I बराबर Q/T, 10वीं में पढ़ा होगा, विद्युत चालन में पढ़ा होगा, I बराबर Q/T, तो Q बराबर IT। तो अगर हमें Q का विमा या Q की विमा चाहिए, Q की विमी सूत्र चाहिए, क्या चाहिए? Q की विमी सूत्र चाहिए, तो हम I की विमी सूत्र क्या लिखे? एम्पियर A, और टाइम की लिखे T, तो ये निकल आएगा AT। कौन सा ऑप्शन है? इसमें भी अगेन पहले ही है, तो ऑप्शन A टिक करें, आगे बढ़े, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हटा दें इसको, 1 2 3 हटा दें, जब तक मैं मिटाता हूं तब तक नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक आवेशित चालक, कोई आवेशित चालक है, ये मान लीजिए आवेशित चालक है, इसमें धन आवेश मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आवेशित चालक है और आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर, यहाँ सतह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निकालनी है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए हमको, इसकी वजह से। तो क्या होगा? तीव्रता पहला ऑप्शन दिया है, शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शी होती है, सतह पर 45 डिग्री। देखो एक बात बताया आपको बेटा, आपको मैंने विद्युत बल रेखाओं की गुण बताए थे, या आपने पढ़े होंगे, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी उन्होंने पढ़े होंगे कि जो विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो हमेशा सरफेस पर, कंडक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है, वो कभी भी ऐसे या ऐसे नहीं बनेगी, है ना। वो हमेशा कैसे बनती है? 90 डिग्री पे। अगर मैं यहाँ पर एक विद्युत बल रेखा बनाऊं तो ऐसे बनेगी, यहाँ पर ऐसे बनेगी, और यहाँ पर अगर हम बनाएं तब भी वो ऐसे ही बनेगी, बात समझ में आया? तब भी वो ऐसे ही बनेगी। तो इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई? ऐसी बनी कि पीछे आने पर वो 90 डिग्री ही बना रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत बल रेखाएं चालक पर हमेशा लंबवत होती हैं। ये आपका कौन सा ऑप्शन है? ये आपका सतह के लंबवत होती है, बी वाला सही हुआ, बी वाला सही हुआ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, हटाते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। ओके, देखिए जरा क्या है सवाल में, ऐसा देख के मुझे लगा वर्ग, तो वर्ग वाले सवाल ऐसे बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, और ये आपके 1 मार्क्स के
डिस्क्रिप्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यानी जो वस्तुनिष्ठ के अलावा जो लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें आपको विषयवार, उसमें आपको ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्या है, एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर आवेश रखें कैपिटल क्यू। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं बना लेता हूँ, मैं बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक ये वर्ग है, अच्छा ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, इस चारों भुजा का कुछ ना कुछ मान भी होगा, इन चारों भुजाओं का कुछ ना कुछ मान होगा। चलो मैं मान लेता हूँ इस चारों भुजाओं का मान है ए, ओके। अब इस चारों भुजाओं पे क्या रखे हैं, इन चारों भुजाओं पे रखा हुआ है आवेश, कौन सा, वर्ग के दो विपरीत कोणों पर रखा है प्लस क्यू, सॉरी प्लस क्यू कह रहा कैपिटल क्यू, यानी एक रखा है कैपिटल क्यू यहां पर और एक रखा है कैपिटल क्यू यहाँ पर। दो विपरीत कोणों पे कैपिटल क्यू रखे हैं, ओके। और बचे हुए दो विपरीत कोणों पर क्या रखे हैं, दूसरे दो विपरीत कोणों पर रखे हुए हैं आपके लिए स्मॉल क्यू, यानी एक स्मॉल क्यू यहाँ रखा है और एक स्मॉल क्यू यहाँ रखा है। अच्छा बेटा, कभी भी ऐसा सवाल मिले ना कि दो कोने पे क्यू रखा है, तो मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है जैसी आवेश की प्रकृति इसकी है वैसी इसकी है। मतलब ऐसा मत मान लेना कि यार प्लस क्यू को कभी प्लस क्यू मान लिया, इसको माइनस क्यू मान लिया, ऐसा नहीं। अगर उन्होंने बोला कि दोनों पर विपरीत पर क्यू आवेश रखा है, तो अगर ये प्लस मान होगा तो ये भी प्लस मान लेना, इसी तरह ये माइनस मान होंगे तो ये भी माइनस है, ये प्लस मान होंगे ये भी प्लस मान होगा, ठीक है। ऐसी चीज है। और हाँ, ऐसा भी जरूरी नहीं कि आपने इसको प्लस माना है तो इसको प्लस नहीं मान सकते हो, इसको माइनस ही मानना पड़ेगा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो देखेंगे। तो अभी इसमें उन्होंने बोला है यदि किसी क्यू पर नेट बल शून्य, नेट बल शून्य मतलब कोई भी एक क्यू, कौन सा क्यू, कैपिटल वाला क्यू, या तो ये वाला या तो ये वाला, तो मैं किसी को भी रेफरेंस मान लूं, कोई उसमें इशू नहीं है। तो इस पर नेट बल शून्य होने का मतलब इस पर जो भी बल लग रहे होंगे उन सबका सदिश योग हमेशा शून्य होगा। मतलब इस पर कौन कौन बल लगा रहा है, एक ये लगा रहा होगा, एक ये लगा रहा होगा और एक ये लगा रहा होगा। चलो एक काम करते हैं, पहले इस स्क्वायर को हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। थोड़ा सा ये समझाने में ज्यादा लंबा हो सकता है, लेकिन एक बार आप लोग सीख जाओगे तो ये आपसे इजीली हो जाएगा, ठीक है। देखो जब तो हम पहले इसकी वजह से इस पर बल देखते हैं, तो क्या ये, अच्छा हाँ एक बात और, कैसा नेचर माने हम इसका, इस क्यू का, क्योंकि भाई फोर्स अगर हमें देखना है तो हमें उनका क्या करना पड़ेगा, उनके लिए चिन्ह भी तो मानने पड़ेंगे। मैंने बोला क्यू पर बल नेट है, नेट बल शून्य है, तो एक काम करते हैं हम मान लेते हैं, माना क्यू को कैसा मान लेते हैं, धन मान लेते हैं, और ठीक है। तो ये वाला इस पर रिपल्शन देगा, है ना, और इसको भी प्लस मान लेते हैं, समझना, इसको भी प्लस मान लेते हैं और कैपिटल क्यू को भी हम धन मान लेते हैं, कोई दिक्कत। दोनों को अगर हम धन मान लें, दोनों को अगर हम धन मान लें तो देखते हैं क्या होता है। ये प्लस है, ये प्लस है, तो दोनों रिपल करेंगे, तो इसकी वजह से जो फोर्स बनेगा भाई साहब उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, एफ सी पर लग रहा है बी की वजह से, इसकी वजह से ये प्लस प्लस है तो इसकी वजह से ये इधर की तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ सी पर लग रहा है डी की वजह से, ओके बढ़िया। अब देखते हैं, यहां से सबको मैंने प्लस मान लिया ना, सबको प्लस मान लिया, करके देखते हैं। अब अगर ये दो बल एक दूसरे से ऐसे लग रहे तो उनका परिणामी यही बी से जाएगा, यानी ये हो गया इसका परिणामी। जैसे सपोज मैंने एफ डैश कर दिया, इन दोनों परिणामी, तो एक बल इधर लगा, अगर ये बल इधर लग रहा है तो ये वाला चार्ज इधर चला जाएगा, तो इसको रोकने के लिए ये वाला बल होना चाहिए। लेकिन एक मिनट, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, क्योंकि मैं एक जैसा मानना था, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो फिर तो ये और धक्का देगा, तो नेट बल शून्य कहाँ होगा, नेट बल शून्य कहाँ होगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्यू पर अगर नेट बल तुम्हें शून्य रखना है तो आपको किसी एक को तो नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये वाले बल नेगेटिव है, क्या मान लेते हैं, इनको हम नेगेटिव मान लेते हैं, तो प्लस और माइनस की वजह से क्या होगा, आकर्षण होगा, प्लस और माइनस की वजह से इन पर आकर्षण होगा, तो ये इधर की तरफ लगा, क्या हो जाएगा, ये इधर की तरफ लगा, तो ये हो गया एफ ऑफ सी ड्यू टू बी, ये इधर की तरफ लगेगा, आकर्षण करेगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये लग रहा है एफ ऑफ सी ड्यू टू डी, मतलब सी पर बी की वजह से और सी पर डी की वजह से। अब इधर इसे माइनस माना है तो इसे माइनस माना है, तो अब ये दोनों देखिए प्रतिकर्षित कर रहे हैं, हाँ ये बढ़िया है। अब हो गया समझ, तो ये कितना हो गया, एफ ऑफ सी यानी सी पर ए की वजह से। अब मुझे ये तीनों बलों के मान चाहिए और मेरा आंसर आ जाएगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, एफ ऑफ सी ऑफ बी निकालता हूँ पहले,
किससे निकालेंगे भाई साहब? निकालेंगे कूलाम के नियम से। तो क्या होगा के किसकी वजह से लग रहा है? इसकी वजह से के Q1 Q2, क्योंकि कूलाम का नियम लगाने से क्या होता है, हमें कूलाम का नियम लगाने पर हमें आवेशों के चिन्ह नहीं लेने होते हैं, है ना। सब कुछ स्क्रीन पे ओहो थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा हम इसको इधर लिखते हैं, ठीक है। देखो इधर अगर हम f ऑफ c b की वजह से निकालें तो k Q1 विदाउट चिन्ह लिखेंगे Q कैपिटल Q बाई दोनों के बीच की दूरी a स्क्वायर मानी। अगर f ऑफ c d निकालें तो इस पर भी क्या निकलेगा k Q Q। अभी मैं परिमाण ले रहा हूं, मैं वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, दिशा विशा नहीं ले रहा हूं, ठीक है। तो कितना हो गया a स्क्वायर। अब देखिए जरा ध्यान से, ये दोनों एक ही बराबर तो हैं। अगर मैं इन दोनों को देखूं कि दोनों का मान CB और CD का मान बराबर, तो क्या मैं इसे f कह सकता हूं? कह दिया केवल से, है ना, बोल दिया, है ना, से कर दिया, कहा, ठीक है, कह दिया। तो अब जरा ध्यान से, इन दोनों का परिमाण, पहले तीन बलों को जोड़ना तो पॉसिबल नहीं ना, तो इन दोनों का परिमाण कहां से जाएगा? यहीं से जाएगा। तो हम जरा निकाल लेते हैं इन दोनों का परिमाण। तो इन दोनों का रिजल्टेंट परिणामी कितना आएगा? f डैश। इन दोनों का परिणामी मान लिया मैंने f डैश वेक्टर। f डैश कैसा आएगा? अंडर रूट, इसको भी मैंने f माना है परिमाण को, इसको भी f माना। तो ऑब्जेक्टिव है, जल्दी करते हैं। f स्क्वायर f a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos कितना, दोनों के बीच में 90 डिग्री, ये तो भाई साहब 0 होगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ये कितना हो गया? f और f स्क्वायर मतलब 2f स्क्वायर, f बाहर आ गया, f रूट 2, f की वैल्यू क्या मान क्या है? तो ऊपर k q बाई a स्क्वायर इनटू रूट 2। अब जरा ध्यान देखिए, अगर इसको संतुलन में होना है तो ये बल और ये बल क्या होने चाहिए? बराबर। और FCA है कितना? पहले निकाल लेते हैं। FCA क्या होगा? इसके और इसके बीच का बल, तो K कैपिटल Q बाई, अच्छा ये वर्ग का विकर्ण कितना होता है? वर्ग का विकर्ण होता है a रूट 2। कितना होता है? a रूट 2। तो हो गया a रूट 2 का स्क्वायर मतलब K कैपिटल Q स्क्वायर बराबर बाई a स्क्वायर इनटू रूट 2 का स्क्वायर 2, तो आ जाएगा 2a स्क्वायर। तो अब ये वाला बल ये वाले बल के बराबर होगा, तभी ये आवेश संतुलन में होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? संतुलन की अवस्था में हमें कौन कौन सा बल बराबर करना है? f डैश वाला बल किसके बराबर हो जाए? FCA के मान के बराबर हो जाए। तो ये f डैश का बल कितना निकला है? K Q कैपिटल Q बाई a स्क्वायर, और ये वाला कितना निकला है? C वाला K कैपिटल Q का स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। ध्यान रखिए, a q से q कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर, अच्छा इसमें रूट 2 भी है, ओके, कैंसिल, k से k कैंसिल, क्या बच गया? इधर बचा रूट 2 और q, और इधर बचा q बाई 2। हमें जो चाहिए अनुपात किसका? देखिए क्वेश्चन में दिया है q बाई q का अनुपात, कैपिटल Q बाई q का अनुपात, तो कितना आ गया? 2 रूट 2। क्या यही हमारा आंसर है? चेक करें ऐसा। अरे नहीं, आंसर तो सर माइनस में आ रहा। हाँ, तो चिन्ह के साथ देखिए ना, हमने तो कूलम का नियम बिना चिन्ह के लिया था। चिन्ह के साथ हमने q क्या माना है? माइनस q, और ये वाले q क्या माना है? प्लस q बराबर 2 रूट 2। तो ये माइनस उधर चला जाएगा, q बाई q बराबर माइनस का 2 रूट 2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। बढ़िया सवाल है, और एक बार आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। इस टाइप के सवाल आते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ हम प्रस्थान करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी थोड़ा स्क्रीन के बाहर है, ये वैल्यू क्या है? k2 रूट 2 k q बाई a स्क्वायर। 1 मिनट, 1 2 3 नीचे हो जाए थोड़ा सा, कैमरा थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, देखिए इधर। हाँ ठीक है, दिख रहा है पक्का एकदम? मान लें, चलो आप कह रहे हो मान लिया, ठीक है। देखो सर, तो कैमरा वाले भैया हमारे बहुत बढ़िया है ना, जल्दी कर देते हैं, बच्चों को समझते हैं इस बात को, ठीक है, थैंक यू, है ना। देखिए क्योंकि भाई a स्क्वायर, तो ये से कट गया। अच्छा हाँ, एक चीज आपको और कंफ्यूज तो नहीं कि ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा? भाई साहब माइनस का मतलब ये प्लस माइनस माइनस आया, हमने माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे इधर वाला टर्म प्लस हो गया, उधर वाला टर्म माइनस हो गया। इतना तो मैथ वाले आती लगा लेना यार, क्या बात है यार। ठीक है, आगे बढ़े। बढ़िया, कंप्यूटर मास्टर में रुक जाते हैं, क्वेश्चन नहीं लेते, लगे रहो एक ही सवाल में कह रहे हैं। ठीक है, संतुलन की अवस्था के लिए बेटा जो ये देखा करो कि जिस आवेश पर संतुलन मतलब बल को क्या कहा गया है? जीरो कहा गया है ना।
उस पर जितने भी आवेश वहां उपस्थित है सबसे बल निकालो और उस बल को नेट बल को शून्य करने की कोशिश करो। नेट बल शून्य तभी होगा जब बल उसमें लगने वाले जो दो बल होंगे वो बराबर और विपरीत होंगे, तभी बल शून्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ओके ठीक है। अगला सवाल देखिए, हाँ आ गया। अगला सवाल है आवेश का पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व आवेश का, हाँ ये बहुत बढ़िया चीज है, थ्योरी क्वेश्चन। आवेश का पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व, घनत्व मतलब किसी चीज से डिवाइड, और पृष्ठ का मतलब होता है यहाँ से क्षेत्रफल से, है ना। जैसे घनत्व पड़ा होगा द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, ये द्रव्यमान घनत्व होता है। तो यहाँ की जगह क्या है, स्पेस रीजन क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड किया, यहाँ एरिया है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब आवेश को अगर हम किससे डिवाइड कर दें, एरिया से, तो हमारा ये बनेगा आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसे हम सिग्मा से दिखाते हैं। तो ये होगा फॉर्मूला सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये हो गया कुल आवेश, ये हो गया हमारा कुल आवेश, हिंदी में हम अपने ऑब्जेक्टिव तरीके, और ये हो गया हमारा क्षेत्रफल, क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल, और ये हो गया आवेश पृष्ठ घनत्व। अब मिला लो अपना कौन सा सही जा रहा है। पहला कुल आवेश इंटू कुल क्षेत्रफल, नहीं सर ऐसा नहीं है, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल है, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, बी वाला कैसी रही। अब तीसरा देखने देखते नहीं, दूसरा मिल गया तो तीसरा क्यों जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमारे बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुमसे ऑब्जेक्टिव में जरूर से जरूर पूछी जाएगी, इसका मात्रक। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ओके, तो E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F क्या है, विद्युत बल, ठीक है, और Q क्या है, आवेश। तो बल का मात्रक होता है भाई साहब न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम। ये हो गया तुम्हारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलॉम। मिला लेते हैं कौन सा है, कौन सा कूलॉम पर न्यूटन नहीं हो सकता, जूल पर न्यूटन नहीं है, न्यूटन पर कूलॉम, तीन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन, अगला सवाल देखिए, एक काम करते हैं अगले सवाल में, इसको स्क्रीन को आप पॉज करिए और आप लगाइए 1 2 3। विद्युत क्षेत्र, कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है वाला मैंने बता दिया, कौन सा नहीं है ये आप बताइए जल्दी से, मैं हट जाता हूं फ्रेम से। विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, देखो बेटा, है में तो क्या है, तुम फॉर्मूला बना लोगे, ठीक है, नहीं है में एक केस है, तुम्हें जितने ऑप्शन दिए हैं सब चेक करने पड़ेंगे कि वो हमारे ऑप्शन से मैच कर रहे हैं। हमने अभी क्या बताया, न्यूटन पर कूलॉम होता है किसका, विद्युत क्षेत्र का मात्रक। अब इससे जो ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा वो हमारा आंसर है। जैसे पहला क्या है, न्यूटन पर कूलॉम, हाँ ये तो सर है, पूछा है नहीं है, पहला ऑप्शन है, ठीक है, तो वो हमारा आंसर नहीं है, मतलब वो सही लिखा है। दूसरा क्या, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक, एक जो पड़ी होगी ये अभी dV बाई dx या dV बाई dr है ना, माइनस, तो ये भी क्या है वोल्ट, ये क्या है वोल्ट, और ये हो गई मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी हमारा विद्युत क्षेत्र का ही मात्रक है, ठीक है, वोल्ट पर मीटर भी है। तीसरा जूल पर कूलॉम, जूल पर कूलॉम ये चेक करते हैं, न्यूटन पर कूलॉम है, और जूल होता क्या है, जूल होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल हो गया न्यूटन, विस्थापन हो गया मीटर, तो न्यूटन मीटर मतलब जूल होता है, तो इसमें मीटर से मल्टीप्लाई, मीटर से डिवाइड कर दें, ऊपर जूल हो गया, नीचे कूलॉम इनटू मीटर, तो जूल पर कूलॉम मीटर आंसर आ रहा है। और इसमें पूछा है, इसमें दिया है जूल पर कूलॉम, तो हाँ भाई साहब यही नहीं थी मैच हो रहा हमारा, यानी यही वाला हमारा आंसर। लेकिन चौथा भी चेक कर लेते हैं, चौथे में दिया है जूल पर कूलॉम अपॉन में मीटर, वो थोड़ा सा इक्वल नीचे लग गया, जूल पर कूलॉम पर मीटर, तो ये वाला भी हमारा आंसर। ध्यान रखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा निकल के आ रहा है जूल पर कूलॉम मीटर, तो ये और ये हमारा मैच कर गया, यानी ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा है, और पहला वाला भी जो न्यूटन पर कूलॉम है वो भी विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है। बचा कौन सा, तीसरे में बोला है भाई साहब जूल पर कूलॉम, लेकिन एग्जैक्ट में होता है जूल पर कूलॉम इनटू मीटर, तो ये वाला मात्रक नहीं होता है, और यही इस सवाल का जवाब है, जूल पर कूलॉम। देखिए बहुत सवाल बहुत केयरफुली पढ़िएगा, पूछा है विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है,
तो ये है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि इससे मैच कर गया ना। कौन सा नहीं मैच किया? जूल पर कूलम। तो यही हमारे आंसर है कि ये वाला मात्रक नहीं होता है। बहुत केयरफुली इस बात को पढ़िएगा, ये नहीं वाले काफी कंफ्यूज करते हैं। बच्चा सोचता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक देखते ही वो न्यूटन पर कूलम पे टिक मार देता है और सोचता है कि मेरा सही हो गया। यहाँ पर दिया नहीं है। ओके, तो तीसरा ऑप्शन आपका विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है का सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नया सवाल, ठीक है। नया सवाल क्या है? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में से r स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होती है वो r स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती किसके लिए होती है? पहला ऑप्शन क्या है आपका? बिंदु आवेश। पहला ऑप्शन है आपका बिंदु आवेश, है ना। बिंदु आवेश के लिए आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ी है? K/r²। अगर यहां से देखो तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, तो ये तो इससे मैच नहीं करा, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है। नंबर 2 क्या दिया है? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के लिए जो हमने निकाला था अक्षीय और निरक्षीय, कोई पकड़ ले, या तो K 2p/r³ या p/r³। K p/r³, ये हो गई अक्षीय, ये हो गई निरक्षीय। तो दोनों में देखिए जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ है, तो ये भी इससे मैच नहीं किया। अगला क्या है? आवेश की अनंत समतल चादर। अनंत समतल चादर के लिए सिग्मा का फॉर्मूला होता है भाई साहब, E का फॉर्मूला होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें तो r आ ही नहीं रहा है, तो ये तो मैच हो ही गई नहीं। बचा कौन सा? रेखीय आवेशित तार के कारण। रेखीय आवेशित तार के कारण तो E बराबर होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ/r। 2 λ। एक मिनट, इसमें से तो कोई मैच नहीं करा। r के अनुक्रमानुपाती किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में से r स्क्वायर का अनुक्रमानुपाती होती है। आवेश की समतल चादर, रेखीय आवेशित तार, इनमें से तो कोई नहीं। यहां से देखिए तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r निकल रहा है। तो बेटा एक चीज करिए, ये अनुक्रमानुपाती नहीं है, ये अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती नहीं, ये यहाँ पर सॉरी मुझसे टाइपिंग गलती है बेटा, ठीक है। तो 1/r² है, तो 1/r² किससे मैच कर गया? अरे पहले ही वाले से मैच कर दिया था हमने, गलत टिक कर दिया। ये नहीं हो सकता क्योंकि r³ के इसमें r होता ही नहीं है, यानी r की पावर 0 है ये, ठीक है। ओके, तो बचा क्या? ये 1/r³। तो कौन सा? बिंदु आवेश हमारा सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल। आप लोग यहां तक आ गए हो, आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में भी, ठीक है। ऐसे ही और भी आगे सीरीज आती रहेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर और जो है हमारा P वेक्टर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना, वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण निकालना है। भाई साहब बल आघूर्ण क्या होता है? आपने पढ़ा है कि एक विद्युत द्विध्रुव को अगर किसी विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर रख दो, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जिस पर परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश होते हैं। मतलब यहाँ पर अगर -q होगा तो यहाँ पर +q होगा। तो अभी बताया +q विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाता है, यानी कोशिश करता हूँ माइनस वाला अपोजिट में, तो ये क्या करता है? घूमने लगता है, इस पर एक बल आघूर्ण लगने लगता है। तो वो बल आघूर्ण की दिशा क्या होगी? वो एक सदिश राशि। तो अगर घूमने की दिशा देखें, घूमने की वजह से बल आघूर्ण कहाँ लग रहा है? अंदर। तो हमें निकालना है E और P के हिसाब से बल आघूर्ण की दिशा, ठीक है। तो एक बात बताते हैं आपको, जो P की दिशा होती है, E की दिशा तो आपको ऐसे दिख रही है इस डायरेक्शन में, और जो P की दिशा होगी भाई साहब वो होती है माइनस से प्लस की, और उन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ओके, तो P की दिशा ये हो गई। अगर ध्यान देखिए हमारा जो मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी के हिसाब से बल आघूर्ण की दिशा कैसे आ रही है? इधर घूम रहा है, रोटेशन में ऐसे राइट हैंड को दाएं हाथ को घुमाइए तो अंदर की तरफ बल आघूर्ण आ रहा है। तो हमारा P और E से भी अंदर ही आना चाहिए। तो हम करते हैं, पहला वाला ऑप्शन हमारा है क्या? P डॉट E। P डॉट E हो ही नहीं सकता क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा मतलब अदिश गुणक का आंसर अदिश आता है, और बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, यानी बल आघूर्ण टाउ एक कैसी राशि है? सदिश, और डॉट से मिलेगा अदिश। तो ये वाला हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या? P क्रॉस E। अगर हम P पर हाथ रख के E की तरफ घुमाएं, P पर हाथ रख के E की तरफ घुमाएं, हाँ तो अंदर आ रहा है, यही वाला ऑप्शन सही है। हम अगला भी चेक कर लेते हैं, शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। E क्रॉस P, E पर हाथ रख के P की तरफ घुमाएं तो बाहर आ रहा है, नहीं मतलब यांत्रिकी के हिसाब से अंदर की तरफ टॉर्क है यानी बल आघूर्ण है। तो P पर हाथ रख के E की तरफ अगर हम घुमाएंगे तो बल आघूर्ण हमें भीतर की ओर मिलेगा। तो यही हमारा आंसर सही है, क्योंकि टाउ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाउ का फॉर्मूला हो जाएगा P क्रॉस E। क्या चीज? P क्रॉस E, और आपने पढ़ा होगा इसका परिमाण TE
साइन थीटा बल किसी विद्युत क्षेत्र में, एक विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आधा होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा और या पी क्रॉस ई। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? दूसरा। पी पर हाथ रख के ई की तरफ घुमा लो, पी पर हाथ रख के राइट हैंड रख के दाएं हाथ रख के ई की तरफ घुमा लो, अंगूठा क्या बताएगा आपको? टाउ की दिशा बताएगा। अगला क्या है? देखते हैं कंप्यूटर मास्टर। ठीक है, आ गया। ठीक है, बराबर द्रव्यमान के गोले ए और बी को क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशित किया। मतलब जो ए है उसको क्या दिया? प्लस क्यू दिया, और जो बी है उसको क्या दिया? माइनस क्यू। ठीक है, यदि आवेशन के पश्चात, आवेशन मतलब चार्ज करने के बाद इनके द्रव्यमान कितने हो गए? इसका द्रव्यमान ma है और इसका द्रव्यमान mb है, तो उसमें से सही रिलेशन क्या है? क्या ma mb के बराबर होगा? क्या ma बड़ा होगा mb से? क्या ma छोटा होगा mb से? यानी a का द्रव्यमान b से छोटा होगा या a का द्रव्यमान b से बड़ा होगा? अभी मैंने आपको बताया था कभी भी धन आवेशन करते हैं, क्या कभी भी धन आवेशन करते हैं, अभी मैंने सिखाया था धन आवेशन में इलेक्ट्रॉन निकलता है तो अपना द्रव्यमान लेकर जाएगा, तो यहाँ पर द्रव्यमान घट जाता है। और ऋण आवेशन में इलेक्ट्रॉन आता है, बुराई आती है, ऋण मतलब बुराई आएगी तो अपना द्रव्यमान लेकर आएगी, तो अपना द्रव्यमान बढ़ जाएगा। मतलब उस कमरे का द्रव्यमान को यहाँ पर कोई इंसान आए अपना सूटकेस लेकर आए तो इस कमरे में सामान बढ़ जाएगा, और अगर यहाँ से कोई इंसान अपना सूटकेस वगैरह लेकर जाए तो इस कमरे में रखे हुए सामान की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? इस पर धनावेश हुआ है, धनावेश मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने से धनावेश होता है, तो धनावेश हुआ तो इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, मतलब अपना द्रव्यमान लेकर गया है वो। और ऋणावेश हुआ तो इलेक्ट्रॉन आया है तो अपना द्रव्यमान लेकर आया होगा, तो वहां द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? a छोटा हो गया और b बड़ा हो गया, b का द्रव्यमान ज्यादा हो गया, तो ma इज लेस देन mb। ऐसा कोई ऑप्शन है ma लेस देन mb? हाँ सर, तीसरा वाला सही हो गया। ठीक है, तीसरा वाला सही हो गया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच, आ गया, दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर विद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को K पराविद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल कितना होगा? मतलब दो आवेश हैं ये और ये, पहले मान लेते हैं ये हवा में रखे हैं, क्या हवा में रखे हैं, उनके बीच की दूरी r है, तो इस पर बल लग रहा है। हवा में बल कितना होता है? वायु बल हो गया, इन्होंने कहा है कि वायु बल का F है, और वैसे होता कितना? 1/4πε0 q1 q2 r, और ये दिया है इन्होंने F। ओके, इन्हीं को हमने के पराविद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया, तो वायु में इतना हो गया। भाई माध्यम नहीं दिया तो हम वायु मान लेते हैं, ठीक है, और फिर माध्यम दे दिया है, पहले माध्यम में नहीं था, मतलब निर्वात में था, चलो मैं इसको निर्वात मान लेता हूँ, बाद में माध्यम में रखा है, पहले निर्वात में था। तो माध्यम में कितना हो गया होगा? मीडियम में, पहले वैक्यूम में था, मीडियम में कितना हो गया? Fm बराबर 1/4πε0 k, क्योंकि मीडियम में K पराविद्युतांक है तो यहाँ K लग जाता है, ये आपने फॉर्मूला कूलम के नियम में पढ़ा होगा। तो कितना हो गया? Q1 Q2/r²। ओके, बाकी से कोई छेड़छाड़ नहीं, दूरी होगी से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ओके, अब आपको क्या करना है? बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। तो और करते क्या है कि इक्वेशन 2/1 कर लेते हैं। तो क्या हुआ? Fm/F0, Fm की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2/r² और इसकी वैल्यू हो गई 1/4πε0 k। ओ सॉरी, इसमें k होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि दो को मैंने ऊपर रखा है, ये वाले को ऊपर रखा है। इसमें हो गई Q1 Q2/r², ये से ये स्वर्गवास और ये से ये नहीं रहे, तो Fm/F0 की वैल्यू हो गई 1/k/1, तो इसको मैं सीधे लिख सकता हूँ 1/k। तो Fm की वैल्यू आ गई भाई साहब F0/k, और यहाँ पर F0 को इन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F कहा, तो Fm की वैल्यू हो गई F/k। ऐसा किससे मैच हो रहा है? फोर्थ नंबर से। किससे? फोर्थ नंबर आपका सही। हाँ, ये एक फॉर्मूला भी है, याद रखिएगा, अगर आवेश के बीच की दूरी और आवेशों को ना बदला जाए, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आवेशों को और उनके बीच की दूरी को ना बदला जाए और पूरे निकाय को किसी माध्यम में रख दिया जाए और आपसे बल पूछे कि बल कितने गुना बढ़ जाएगा या घट जाएगा, आप सीधे ये फॉर्मूला लगाएं कि पहले वायु में कितना था और जिस माध्यम, मान लो वायु में दे दिया है
वायु में दे दिया, मान लो आपको 800 न्यूटन दिया है, कितना 800 न्यूटन, और कहा पानी में डाल दिया, पानी का परावैद्युतांक है 80, मान ली पानी का परावैद्युतांक 80 और 81 होता है, ठीक है। तो 80 है, तो बताइए नया बल कितना हो जाएगा। तो नया बल का फॉर्मूला सीधे आप लगा सकते हैं, 800/80 कट गया, ये कट गया, मतलब 10 न्यूटन। देखिए बल कम कर दिया ना, मैंने बोला माध्यम में जाने पर बल कम हो जाता है, बल कम हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन लगा सकते हैं इस फॉर्मूले से, लेकिन बस कंडीशन यही है कि आवेश ना बदले जाए, उनके बीच की दूरी ना बदली जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी दूरी पर अवस्थित मतलब स्थित, ठीक है, आगे, ठीक है, किसी दूरी पर स्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा। यानी आवेश नहीं बदले गए, उन्हीं आवेशों को पहले क्या करा गया है, इस दूरी पर रखा गया, दो बल है Q1 Q2, मान लेंगे दूरी R है, फिर इसी को क्या कर दिया गया है, इनकी दूरी को आधा कर दिया गया है Q1, चलो आधा समझाने के लिए मैं इसको नीचे बनाता हूँ, है ना। तो इसी दूरी को आधा कर दिया गया है, ये R/2, बताइए बल कितना हो जाएगा। तो एक इसका शॉर्टकट तरीका भी है, लॉन्ग तरीका भी है कि एक बार इसके लिए कूलम बल निकालो, फिर एक बार इसके लिए निकालो, बस R की जगह R/2 ले लेना और उसको डिवाइड कर लेना। एक तरीका मैं आपको ये बताता हूँ कि F जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल R² होता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, F = K Q1 Q2/R²। देखिए यहाँ पर आवेश नहीं बदले गए तो वो वही रहेगा, और डिवाइड बाय R², तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, F1/F2 बराबर में, है ना, बराबर में क्या हो जाएगा, ये 1/R1², 1/R2²। तो इसको सॉल्व कर दो तो R2/R1 का होल स्क्वायर। अब बोल रहा है कि पहले दूरी हमारी R है, बाद में दूरी कितनी कर दी गई है, बाद में दूरी कर दी गई है आधी, यानी R/2, इसमें वैल्यू डाल दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ कर दो F1/F2 बराबर R2 हो गई R/2, R1 हो गई आपकी R का होल स्क्वायर, R से R मर गया तो 1/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, ये कितना हो गया, 1/4। तो F2 की वैल्यू कितनी निकली, 4 F1 निकली, और पहले बल कितना बोला गया, F1 की वैल्यू बोली गई है, F1 की वैल्यू पहले बल था F, तो F2 की वैल्यू हो गई 4F। और यहाँ से पता भी चलता है, देखिए अगर दूरी बढ़ाओगे या घटाओगे तो फोर्स बढ़ता है, और दूरी को अगर आधा करोगे तो आधा का स्क्वायर कितना होगा, 1/4, तो 4 गुना बढ़ेगा। तो देखिए 4 गुना बढ़ गया। इसको तो आप ओरली भी कर सकते थे, अगर दूरी यहाँ कम करोगे तो बल बढ़ेगा, लेकिन दूरी जितने से कम करोगे उसके वर्ग के मुकाबले बल बढ़ेगा। यानी दूरी अगर आधी करिए तो आधी का स्क्वायर कितना हुआ, 4, और इसी को इतने ही गुना बढ़ेगा, यानी 4 गुना बढ़ गया। अगर दूरी को 1/3 करते तो 1/3 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/9, और 9 गुना बढ़ जाएगा। तो उल्टा करना होता है, सीधी सी बात है, ये आप ओरली कर सकते हो। अब क्या है, अगला सवाल देखिए आ रहा है, हाँ कूलम बल है, कैसा बल है कूलम बल, यही कूलम बल की बातें चल रही है, ठीक है। देखिए कूलम बल है पहला केंद्रीय, दूसरा विद्युत बल। हाँ विद्युत बल तो होता ही है, कूलम बल आपने पढ़ा होगा, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत स्थैतिक बल, ये कूलम बल है। अगर मान लें ये विद्युत बल तो है, नंबर 1 ये विद्युत बल तो है पहला, यानी बी ऑप्शन सही हुआ। लेकिन नहीं, पहले पहला वाला तो चेक कर लो कि केंद्रीय है या नहीं है। केंद्रीय का मतलब होता है ऐसे बल जो केंद्र एक दो वस्तुओं के बीच में लगे और केंद्र से केंद्र के बीच में लगे। तो भाई बिंदु आवेश क्या होता है, बिंदु होता है केंद्र, इसका कोई पॉसिबिलिटी, केंद्रीय मान लो इसको। तो अगर ये वाला इस पर बल लगाएगा तो बल कभी ऐसे या ऐसे नहीं लगता, वो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली लाइन के अनुदिश लगता है, रेखा के अनुदिश लगता है। तो ये इधर लगेगा और ये वाला इधर, यानी ये वाला बल इस पर अगर मान लो दोनों प्लस मान लिया मैंने, तो ये इसको रिपल करेगा यानी F21, और ये वाला इसको रिपल करेगा यानी 1 पे लग रहा है 2 पे, तो केंद्र से केंद्र लग रहा है, यानी नंबर 1 ये केंद्रीय भी है ना, और नंबर 2 ये वैद्युत भी है। यानी वैद्युत बल केंद्रीय बल होते हैं और वैद्युत बल वैद्युत तो है ही है, कूलम बल वैद्युत तो है ही है, वैद्युत क्योंकि आवेशों के बीच में लग रहा है। यानी इसका ऑप्शन होगा सी, इसका ऑप्शन होगा सी, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। ठीक है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ये भी हमारा बहुत आसानी से आ गया, हटाते हैं। अगला सवाल क्या है, हाँ संबंध दिया है Q = NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। अच्छा, जब Q = NE पढ़ा था आपने तो इसको क्या पढ़ा था, ये था वस्तु पर कुल आवेश,
क्या था ये? वस्तु पर कुल आवेश। और ये क्या था? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसे हम मूल आवेश भी कहते थे। क्या बोलते थे? मूल आवेश। मूल आवेश का मान होता था माइनस का 19 कूलम। ये क्या होता था? ये होता था पूर्ण गुणज। क्या होता था? टोटल होल इंटीजर, है ना, पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब जिसकी वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे होनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है ये चेक करेंगे। जैसे मान लें पहला लिया 4, तो 4 है भाई। 8 भी इसी में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला दिया 4.2 और फिर दिया है क्या? 100। क्या दिया? 100। तो 100 तो आएगा, 1 2 3 4 पूर्ण गुणज है, लेकिन 4.2 पूर्ण गुणज नहीं है, तो इसका ऑप्शन असंभव नहीं है, ये पूछा गया है। संभव कौन सा नहीं है? 4.2। तो सी इसका करेक्ट आंसर है कि 4.2 इनकी वैल्यू संभव नहीं है। अभी सोचो 4.2 रखने का मतलब क्या हुआ? जैसे आप यहाँ 4.2 डालोगे तो आएगा 4.2 ही, मतलब 4.2 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जब किसी वस्तु पर आवेश आता है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या आते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, 2 आया तो 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 3 आया तो ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 4.2 इलेक्ट्रॉन आए हैं या 4.2 इलेक्ट्रॉन गए हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 4 इलेक्ट्रॉन आ गए फिर 0.2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए? 0.2 इलेक्ट्रन थोड़ी ना आएगा, या तो पूरा इलेक्ट्रॉन आएगा या नहीं आएगा। तो 4 के बाद अगला सीधा कौन सा आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन के बाद सीधा अगला 5 इलेक्ट्रॉन, या तो आएगा या तो जाएगा। आएगा मतलब नेगेटिव, जाएगा मतलब पॉजिटिव, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, बढ़िया सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। देखिए इसको नोट कर लीजिए अगर चाहें तो आप। अगला सवाल आपके सामने टीवी स्क्रीन पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर या लैपटॉप स्क्रीन पर आपकी ये रहा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र कैसा दिया है? ई दिया है। एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने में कृत कार्य। 90 डिग्री घुमाने मतलब ऐसा समझिए, एक विद्युत द्विध्रुव ऐसे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव मैंने अभी बताया कि एक ऐसा निकाय 2 आवेशों का जिस पर समान तरंग परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत अल्प दूरी पर रखे हों, इसे बोलते हैं विद्युत ध्रुव। अगर मुझे इसे घुमाना है और घुमा के कहाँ ले जाना है? 90 डिग्री पर घुमाना है। यानी पहले वो कहाँ रखा होगा? पहले वो अपनी स्थायी अवस्था में रखा होगा, तभी हम 90 डिग्री घुमा रहे हैं। यानी इधर होगा प्लस क्यू और इधर होगा माइनस क्यू, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। अब इसको कहाँ तक ले जाना है? 90 डिग्री। तो बस हो गया, थीटा 1 हमें 0 दिया है, थीटा 2 हमारा 90 दिया। कितना कार्य करना पड़ेगा? कार्य का फॉर्मूला हो गया PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये बात आपको पता है कि कृत कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। देखिए तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 करते हैं तो PE cos थीटा 1 की वैल्यू सभी 0 डिग्री, थीटा 2 की वैल्यू, इसको 90 डिग्री तक ले जाना है, मतलब ऐसे प्लस यहाँ पहुंच जाए और माइनस यहाँ पहुंच जाए तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा 2 मतलब 90, बच्चा जानता है cos 90 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो कितना हो गया? PE W बराबर PE 1 माइनस 0, तो W का आंसर आ गया प्लस PE। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा कोई ऑप्शन है? 2PE P थर्ड वाला, ऐसा ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, थर्ड हमारा सही आंसर है। अच्छा इसकी एक ट्रिक आपको बता देते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए कि घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो उसकी एक ट्रिक याद कर लीजिए। बेस लाइन मान लीजिए x एक्सिस को, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री, ये हो गया 360। कोई पूछे 0 से 90 जाने पर तो ऊपर हो बेस लाइन के, इसलिए प्लस P, 90 से इधर ऊपर अभी भी हो प्लस P। कोई पूछे 180 से तो बेस लाइन के आप नीचे आ गए हो तो माइनस P, और इधर जाओगे तो माइनस P। अब देखिए कोई आपसे डायरेक्ट पूछे कि 0 से 90 जाने में तो दिख रहा है प्लस P, कोई पूछे 0 से 180 जाने में तो प्लस P प्लस का 2P। कोई पूछे 180 सीधा 0 आने पे तो माइनस 2P। अगर कोई पूछे 0 से 180 नीचे से जाओगे तो नीचे से जाने के साथ माइनस 2P आ रहा है, लेकिन एरो के डायरेक्शन में चलना होगा आपको। किसकी डायरेक्शन में? आपका डायरेक्शन उल्टा है, यानी कि माइनस 2P जो आपने लिखा होगा उसमें माइनस लगा होगा तभी तो प्लस 2P आएगा। तो हमेशा एरो के डायरेक्शन में जाना। कोई कहे 0 से 180 जाओ तो एरो के डायरेक्शन में जाना, नीचे तो मत चले जाना, ऊपर से जाना। प्लस P प्लस का 2P, ओके। कोई सब मुझे पूरे कंप्लीट साइकिल का वर्क डन कितना होगा?
पूरे कंप्लीट साइकिल का वर्क डन कितना होगा, तो प्लस पी माइनस सब जुड़ के 0 हो गया, यानी कि और ये बात ये भी प्रूव करता है कि वैद्युत बल से कार्य हो रहा है, और वैद्युत बल कैसे है, संरक्षी। सुन लीजिए, संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, और उनसे जो पूरा कार्य होता है, पूरी जर्नी का या पूरी यात्रा का, वो हमेशा शून्य होता है। ये भी बात प्रूफ होती है कि वैद्युत बल हमारे कैसे हैं, संरक्षी बल हैं। ओके, तो इस तरीके से आपके सारे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पी प्रश्न थे वो पूरे कंप्लीट हुए। अगला जो चैप्टर है गॉस की प्रमेय, वो भी इसी का पार्ट ही है। बहुत ही जल्द हम उसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।